पिछले एक हफ्ते की न्यूज़ को देखा जाए तो इंडिया की रियासत मणिपुर, जहां के लोग इंडिया से आज़ादी के लिए काफ़ी अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां पे इंडिया की फौज ने काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया है और वहां के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। मणिपुर में नई तशद्दुद, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजालिम और सियासी इंतजामी ने ये इस बात से कर दिया है कि यहाँ के मसाइल अभी भी गहरे हैं। इसके साथ ही नागालैंड जैसे इलाकों में NSCN के साथ अमन मुज़ाकरात और जंगल ट्रेनिंग कैंप्स की तहरीक से ये पता चलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग अपनी पहचान और मुख्तारी के लिए लंबी जद्दोजहद कर रहे हैं और साथ साथ पंजाब की तहरीक खालिस्तान भी सर उठा रहे हैं और अपना अलग मुल्क मांग। मणिपुर के 50,000 लोग तक रिफ्यूजी कैंप्स में हैं और इंडिया की फौज के मुजालिम झेल रहे हैं। इसके साथ ही नागालैंड के लोग अब तक अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं और असम में ULFA की तहरीक एक्टिव है। 2025 में अब तक खालिस्तान मूवमेंट फॉरेन सॉइल पर डिजिटल वॉरफेयर में लगा हुआ है और अपनी आज़ादी इंडिया से मांग रही है। इंडिया की आज़ादी को 78 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन कई लोगों के लिए आज़ादी अभी भी एक अधूरा ख्वाब है। 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 2025 में भी यहाँ के लोग अपने आप को गुलाम जैसा महसूस करते हैं। क्या भारत वाकई एक मुकम्मल मुल्क है या सिर्फ एक सिलसिला है अलग अलग कौमों का, जिनको सिर्फ जबरदस्ती एक साथ रखा गया है? मणिपुर, पंजाब, नागालैंड, असम, अलग मजहब, अलग कल्चर, अलग ज़हन और एक ही सवाल, क्या हम भारत का हिस्सा हैं या सिर्फ एक हिस्सा बना दिए गए हैं? सबसे पहले हम मणिपुर रियासत की बात करेंगे। मणिपुर एक आज़ाद रियासत थी जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी असेंबली थी। 1949 में महाराजा बोडचंद्रा ने शिलोंग एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, मगर कहने वाले कहते हैं वो मजबूर किया गया था। मणिपुर में रहने वाले लोग मैताई लोग कहलाते हैं। उनको एक मुख्तलिफ कौम समझते हैं। उनकी जुबान मेटोलियन है और धर्म सलामेशियम है और उनकी कल्चर का मरकज है और उसी में वो रहना चाहते हैं। मणिपुर की 70% आबादी मैताई में रहती है। 1980 के बाद से दुनिया के मुजालिम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, जिनमें UNLF, PLA, PRE, PAK, KYKL ने आर्म्स उठा ली है। इनका कहना है कि मणिपुर ने कब भारत का हिस्सा बनना एक्सेप्ट नहीं किया। मेन रीजन बहुत ज़्यादा करप्शन है और बहुत ज़्यादा आर्मी जो इंडिया की तरफ से मणिपुर में उतारी गई है और बहुत ज़्यादा मुजालिम करते हैं और उनका मणिपुर के लोगों को उनके कल्चर के ऊपर अमल भी नहीं करने देते हैं। मणिपुर की तहरीक एक दफ़ा दोबारा जिंदा हुई 2023 में, जब 3 मई 2023 को एक खौफनाक फसाद शुरू हुआ। ये फसाद इतना ज़्यादा फैल गया कि 200 से ज़्यादा लोग इसमें फोट हुए और 55,000 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता है और 5,000 से ज़्यादा घर जलाए गए। इंडियन आर्मी इसमें मुकम्मल तौर में शामिल थी ताकि मणिपुर की आज़ादी की आवाज़ को दबाया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड में 2 मजबूत ग्रुप हैं जो इंडिया से आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इन दोनों ग्रुपों का कहना है कि उनका कल्चर और आइडेंटिटी भारत से मैच नहीं करता, क्योंकि वो कभी इसका हिस्सा थे ही नहीं। वो अपने आप को भारत का हिस्सा CN और नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट हु वी आर नागास नॉट इंडियन। इनके मुताबिक वो नागास हैं, वो इंडियंस नहीं हैं। और इनका जो बड़ा ग्रुप है उनमें असम, अरुणाचल और मणिपुर का हिस्सा उसके कब्जे में है और जो दूसरा ग्रुप है उसके पास म्यांमार बॉर्डर्स का ग्रुप है और मिलिट्री ऑपरेशंस वो काफ़ी ज़्यादा करता है। इन दोनों ग्रुपों का मेन बिलीफ यही है कि इंडिया से आज़ादी ली जाए, क्योंकि उनकी ज़बान उनसे अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, उनके ट्राइबल और उनके जितने भी कबीले हैं उनकी लैंड की ओनरशिप का तरीका उनसे अलग है। सब कुछ इंडिया के फ्रेमवर्क से अलग है। 1980 से इनकी जद्दोजहद जारी है और इंडियन हुकूमत ने मोदी के होते हुए 2015 में इनके साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको IM पीस डील कहते हैं। और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक पीस डील की है। इन दोनों ग्रुप की डिमांड थी कि इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, अलग फ्लैग बनाया जाए और इनके मुल्क का नाम ग्रेटर नागालैंड रखा जाए, जिसमें मणिपुर, असम और अरुणाचल के पार्ट शामिल किए जाए। लेकिन इस एग्रीमेंट पे अभी तक इंडिया ने अमल नहीं किया है। अब हम बात करेंगे रियासत असम की, जहाँ पे एक ग्रुप ULFA बहुत ज़्यादा एक्टिव है
और 1979 से ये इस्टेब्लिश है, जिसने फुल फ्लैज इंडिया से आज़ादी के लिए अपनी तहरीक चलाई हुई है और इंडियन हुकूमत के मुजालिम के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा हमले इंडियन हुकूमत पे और इंडियन आर्मी पे करता रहता है। ये 7 अप्रैल 1979 को बनाया गया था परेश बरहर की वजह से, जिनको इंडियन हुकूमत मारना चाहती है और वो अभी छुपे हुए हैं चाइना या मायरगेर के अंदर। अभी तक टोटल कैजुअलिटीज़ जितने लोग इसमें मर चुके हैं वो 10,000 के करीब है, जिनमें सिविल लोग और आर्म फोर्सेस के लोग शामिल हैं। 2025 में अभी तक जहाँ पे इंडिया की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा एक्टिव इनके ठिकाने ऐसे हैं इस ग्रुप के, जहाँ पे वो लोगों को तैयार करते हैं और बाकी होने वालों को अपने बीच में शामिल करते हैं। अभी 2023 से 2025 तक के इस ग्रुप के अटैक के बारे में बात करें तो 3 स्मॉल स्केल के इन्होंने ब्लास्ट किए हैं और एक बड़ा ब्लास्ट इन्होंने किया है इंडियन हुकूमत के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर। पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट बहुत अपना जोर पकड़ चुकी है। 1980 के दौरान खालिस्तान मूवमेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज भी ये मूवमेंट पंजाब में 1980 के दौरान खालिस्तान मूवमेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज भी ये मूवमेंट पूरे ज़ोरों पर है और इंडिया से अपनी आज़ादी चाहती है। इंडियन हुकूमत के ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में ये खालिस्तान की मूवमेंट पैदा हुई थी जून 1984 में इंदिरा गांधी की कत्ल के बाद, जो 31 अक्टूबर 1984 को किया गया, जो एक इनके अपने सिख बॉडीगार्ड ने किया था, जिसके बाद सिखों और हिंदुओं के फसादात शुरू हो गए और तकरीबन 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए इसमें। और 2023-24 के मुताबिक और प्रो खालिस्तान प्रोटेक्ट्स टेंडा और यूके ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा इन्होंने एहतजाज की है। पैन ग्रुप SFJ 9 डिजिटल कैंपेन चला रहा है इंडिया से आज़ादी के लिए। भारत में 70 साल की आज़ादी के बाद भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप को आउटसाइडर महसूस करते हैं, जो अपने आप को इंडिया का हिस्सा नहीं समझते। इन सेपरेट मूवमेंट की मेन वजह इंडिया का पॉलिटिकल फेलियर है, जिनमें मेन रीजन बीजेपी की हुकूमत है। इन सेपरेट हुकूमत इंडिया के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 के डेटा के मुताबिक 23 सेपरेट मूवमेंट इंडिया में भी एक्टिव है, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ी है सेपरेट की मूवमेंट। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर और असम और खालिस्तान की तहरीक अपने पूरे ज़ोरों पे है, जो इंडिया से अपनी आज़ादी चाहते हैं। इंडियन हुकूमत को ये चीज़ लाजमी समझनी चाहिए, अमन सिर्फ बंदूक से नहीं आता, नफ़रत के जवाब में मोहब्बत चाहिए होती है।